हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज 2 को देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को किया है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड कंसेप्ट। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अभी कभी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या फिर आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग काफी सारे और क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। काफी बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हमें बताना कि आपको कितना अच्छा लगा। तो चलिए अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, एक मार्कर लेता हूँ और जितने भी क्वेश्चन है इनको मैं आसान क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। इसको काफी ध्यान से आपको समझने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में चक्कर ला देंगे अगर आपने ठीक से नहीं किया तो। क्वेश्चन 1, कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ सी कोड। हमारे पास सी लैंग्वेज का एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है, हमें क्या करना है, इसका आउटपुट बताना है, राइट। तो देखो हमारे पास दो वेरिएबल है जे और एन, और जे को इनिशियलाइज किया गया है 1 से, और एक कंडीशन दिया गया है, हमारे पास एक लूप है, जब तक जे लेस देन इक्वल टू एन है तब तक जे को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। और आंसर हमारे पास 4 दिए हैं, उनमें से एक हमारा कोई आंसर सही है। देखो जब पहली बार मैं इस क्वेश्चन को देखा था तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी मुझे सेम ही दिख रहा था, राइट। इसका जो यहाँ बेस्ट होगा, आप log 2 n। देखो ऐसे आप देखोगे तो आपको दोनों ऑप्शन एक ही दिखेगा। तो मैं 10 मिनट तक तो चक्कर खा गया कि दोनों ऑप्शन एक ही कैसे है और इसका आंसर ए कैसे है, राइट। तो चलिए अपन समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, जे का वैल्यू मैं यहाँ इनिशियलाइज कर लेता हूँ 1। मैंने यहाँ 1 लिख दिया और कंडीशन हमारे पास यहाँ है तो मैं लिख देता हूँ जे लेस देन इक्वल टू एन। बोला है कि एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ हमारे पास जो एन है ये 5 है। आप एन को कुछ भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए एन। आप कोई भी वैल्यू एन का ले सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जब तक जे लेस देन है एन से तो जे इक्वल टू 1 है, तो क्या जो 1 है वो लेस देन इज इक्वल टू एन मतलब 5 है। हाँ, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो जे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जे का वैल्यू अभी 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 2 है फिर चेक करो, जो जे है लेस देन इक्वल टू एन है, मतलब अब जे का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 जो है लेस देन इक्वल टू एन है मतलब 5 है। हाँ, जो 2 है लेस देन इज इक्वल टू हमारा 5 है। हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो फिर क्या करो, जे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जे का वैल्यू 2 है, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। फिर हमारा करोगे 4, क्या हमारा लेस देन इज इक्वल टू 5 है। हाँ, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर कंडीशन चेक करोगे, क्या जो हमारा 8 है लेस देन इज इक्वल टू 5 है। नहीं, यहाँ कंडीशन गलत हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ कंडीशन गलत होगा तो क्या होगा, लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। और टर्मिनेट करने के बाद हमारे पास कितने नंबर ऑफ कंपेरिजन आ गए, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन हमारे पास 4 आ गए। तो अभी क्वेश्चन में क्या है, देखो द नंबर ऑफ कंपेरिजन मेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप फॉर एनी n इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0। तो बोला है कि कम से कम कितना कंपेरिजन लगेगा इस लूप को एग्जीक्यूट करने में, अगर कोई भी n है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कितना कंपेरिजन लग रहा है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, टोटल 4 कंपेरिजन लग रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन आंसर कहीं भी 4 दिया है, तो आप बोलोगे नहीं, आंसर हमारा 4 होगा, लेकिन आंसर कहीं भी 4 नहीं दिया है, लॉगरिथमिक वैल्यू में दिया गया है। तो देखो n का वैल्यू हमारा कितना है, 5। n हमने 5 लिया है, तो क्या 5 है 4 के बराबर है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी तो आंसर होगा ही नहीं, बी खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ log 2n+1, और एक चीज आपको देखना है, जो ब्रैकेट है ऐसे है। ब्रैकेट कैसे है, ऊपर ऊपर वाला ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं सील। ऊपर मतलब क्या होता है, ऊपर में सीलिंग होता है, ऊपर में छत है उसको बोलते हैं सीलिंग, तो ऊपर को बोलते हैं सील। तो देखो कैसे होगा, यहाँ सील हो जाएगा, सील। और ये जो ब्रैकेट देखो कैसे है, नीचे है, नीचे ऐसे है, नीचे। नीचे क्या बोलते हैं अपन, फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोर। इतना समझ में आ गया। अब देखो जो log 2n मतलब log 2n का वैल्यू 5, तो log 2 5, इसका वैल्यू कितना होता है,
इसका वैल्यू जब आप निकालोगे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसका वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसका वैल्यू होता है 2.32। मैं क्या करता हूं, पहले इरेजर लेता हूं, अब इसको डिलीट करता हूं। आप समझ लिए सील और फ्लोर क्या होता है, आपने इसको समझ लिया। अब ध्यान समझो, इसका वैल्यू होता है 2.32 और +1 है तो +1 करोगे। लेकिन 2.32 तो है, लेकिन ये हमारा सीलिंग है। सीलिंग, सीलिंग मतलब उसके ऊपर वाला वैल्यू को लेना है, उसके ऊपर। सीलिंग मतलब क्या होता है, ऊपर, तो ऊपर वाला वैल्यू को लेना है। तो 2.32 है तो उसके ऊपर वाला वैल्यू क्या है, 3, तो इसको ले लूंगा 3 और +1 तो हमारा है ही, इसका 4 आ जाएगा। इस ऑप्शन का आंसर आ गया 4, दूसरे ऑप्शन का आंसर आ गया 5, तीसरे का कितना आ जाएगा 2.32 और सील है तो इसका 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। और चौथे क्या हो जाएगा 2.32, लेकिन फ्लोर है तो इसका वैल्यू सिर्फ 2 ले आएगा, +1 = 3। तो अब बताओ, जो पहला ऑप्शन है इसका आंसर है 4, जो दूसरा ऑप्शन है उसका 5, तीसरा का 3 और चौथे का 3, और हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो 4 है। तो किसका वैल्यू हमारा 4 के बराबर है? तो आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने गलती किया है और मैं खुद ही इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था जब मैं पहली बार इसको सॉल्व कर रहा था आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे ऑप्शन ए और डी में कुछ फर्क दिख ही नहीं रहा था। मैं ब्रैकेट को दिख ही नहीं रहा था, बार बार उसको वैल्यू पुट कर रहा था, दोनों का बराबर आ रहा था। राइट, तो ऐसे आपको नहीं करना है, काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास एक एबीसी का ही कोड है, इसका आउटपुट क्या होगा? तो देखो, इंट ए = कैरेक्टर ऑफ ए, ये जो है कैरेक्टर में इसको रखा गया है। राइट, और इसके वैल्यू को अपन प्रिंट कर रहे हैं, क्या होगा? तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी इंटीजर में जैसे इंट ए = कैरेक्टर ए रखा गया, तो जो ए है एज अ कैरेक्टर स्टोर नहीं होगा, एज अ इंटीजर होगा, क्योंकि इसका जो स्काई वैल्यू होता है ASCII वो हमारा होता है 65 ए का। वैसे ही अगर आप स्मॉल ए का करोगे तो स्मॉल ए का जो वैल्यू होता है 97 होता है, और साथ ही साथ अगर आप कैरेक्टर 0, स्मॉल ए है, अगर कैरेक्टर 0 का आप वैल्यू लेते हो तो वो होता है हमारा कितना, 48। तो ये तो काफी आसान है। अगर आपका स्काई वैल्यू आपको याद है तो आप जो ए है इसका स्काई वैल्यू होता है 65, आंसर हमारा 65 हो जाएगा। और जिनको पता नहीं है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ ए इनिशियलाइज किया गया है तो डायरेक्ट ए मार देंगे, लेकिन ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। राइट, तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आपको क्या करना है, ए क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 65, स्मॉल ए का क्या होता है 97 होता है, 97 से शुरू होता है, फिर स्मॉल बी का हो जाएगा 98, वैसे 65, 66, 67, ए बी सी ऐसे चलते रहेगा। और 0 का होता है 48। ये तीनों काफी कॉमन है, इन तीनों को आपको याद रखना है और इससे आप बाकी चीजों को डिराइव कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये जो क्वेश्चन है ये जो आसान नहीं है, इसको काफी ध्यान समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है। देखो, सबसे पहले जैसे ही हमारा कंपाइलर इसको कंपाइल करना शुरू करेगा तो पहले मेन फंक्शन को ढूंढेगा, और मेन फंक्शन हमारे पास यहाँ है। इसमें ए है, ए को डिक्लेयर किया गया है और आई को, लेकिन जो आई है, आई इसको इनिशियलाइज किया गया है 0 से, तो पहले मैं यहाँ 0 लिख लेता हूँ। और ए का वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, ए में क्या होगा, और दो वेरिएबल हमारे पास और है, एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स को मैं यहाँ लिखता हूँ और वाई को मैं वहां लिखता हूँ। ध्यान समझो, काफी ध्यान समझना है। कहा गया है जो i = 0 है, i <6, तो क्या जो 0 है, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या जो 0 है <6 है, हाँ कंडीशन ट्रू है। और जैसे ही कंडीशन ट्रू है तो a में क्या स्टोर हो जाएगा, f ऑफ i, मतलब फंक्शन कॉल होगा, f फंक्शन जो यहाँ है इसको कॉल करेंगे और इसमें i के वैल्यू को सेंड कर देंगे। मतलब x में हमारा क्या आ जाएगा, i का वैल्यू 0 है तो x में हमारा आ जाएगा 0, तो x का वैल्यू यहाँ आ गया 0। ठीक है, और जैसे इस फंक्शन के अंदर आप इंटर मारेंगे तो स्टैटिक इंट y है। अब स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, तो देखो स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी फंक्शन के अंदर अगर मैं उसका कोई भी वैल्यू नहीं देता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। तो y का वैल्यू यहाँ 0 से इनिशियलाइज हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया, 0। स्टैटिक है इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया, समझ गया। तो अब क्या करना है, y हमारा 0 हो गया, y में += x कर देना है, y में x के वैल्यू को ऐड कर देना है। तो x का वैल्यू 0 है,
और y में ऐड करोगे फिर भी 0 ही आ जाएगा, तो मानो इसका वैल्यू 0 आ गया, और 0 आ जाएगा तो y को रिटर्न कर देगा। तो फिर हमारा क्या चेक करेगा, अब जैसे रिटर्न करेगा तो अब मेन को रिटर्न करेगा तो i प्लस प्लस हो जाएगा, तो i का वैल्यू बढ़ के 1 आ जाएगा 1। लेकिन 1 जो है वो भी लेस देन 6 है, 1 लेस देन 6 है, तो फिर फंक्शन कॉल होगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा और जाएगा यहाँ, तो x का वैल्यू अब 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और y का वैल्यू क्या होगा, उसमें x को ऐड कर दो, तो x को ऐड करोगे y में तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू भी हमारा 1 आ जाएगा। वैसे ही फिर अब i का वैल्यू अब 2 होगा, 2 लेस देन 6, तो x का वैल्यू यहाँ 2 आएगा और इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, राइट। फिर हमारा i का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा और 3x में आके यहाँ स्टोर होगा, और 3 में 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 6। वैसे ही फिर i का वैल्यू हमारा 4 होगा, 4 लेस देन 6, यहाँ x का वैल्यू यहाँ 4 आएगा और 4 में 6 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर हमारा i का वैल्यू 5 होगा, 5 लेस देन 6, 5 यहाँ आएगा और 5 में हमारा फिर y में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 आ जाएगा। फिर हमारा 6 होगा, i का वैल्यू 6, 6 लेस देन 6, और ये हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो फंक्शन जो हमारा वैल्यू अभी तक रिटर्न कर रहा था, जो ए के पास आ रहा था, वो रिकर्सिव कॉल बन रहा था क्योंकि ए को बार बार कॉल कर रहा था, राइट। तो जो 15 हमारा लास्ट में y में है, वही हमारा y जब रिटर्न करेगा तो यहाँ ए में आके स्टोर हुआ रहेगा, और वहीं ए को अपन को प्रिंट करना है, तो ए में लास्ट में जो सबसे तगड़ा वैल्यू स्टोर हुआ है 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका 15 क्या हो जाएगा आंसर, राइट। कैसे हो रहा है, इसमें स्टैटिक वेरिएबल का यूज हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है, और बाकी सारी चीजें आपको फॉर लूप चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, और लास्ट में जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 15 उसमें स्टोर हुआ रहेगा, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन सी प्रोग्रामिंग। ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे लोग गलत कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो सी प्रोग्रामिंग है इसमें 4 स्टोरेज क्लास होते हैं, 4, कितना होता है 4 होता है, और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार एक कोई गलत है, क्योंकि बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो एक कोई नहीं होगा, तो कौन कौन होता है, एक होता है रजिस्टर, एक होता है एक्सटर्न, एक होता है हमारा स्टैटिक, और एक होता है ऑटोमेटिक, ऑटो। ये 4 हमारे स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर हैं, 4, रजिस्टर है, एक्सटर्न है, स्टैटिक है और ऑटो है। तो आप बोलोगे भैया यार इसमें तो 2 ऑप्शन गलत हो गया, एक वोलेटाइल हो गया और एक टाइप डेफ हो गया, तो इसमें से कौन नहीं है, वोलेटाइल भी नहीं है, टाइप डे भी नहीं है, लेकिन आंसर क्या होगा। तो देखो जो बोर्ड है, जो यूपी बोर्ड है, उसने वोलेटाइल को आंसर माना है कि ए नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको उसने आंसर नहीं माना है। लेकिन अगर ऐसे एग्जाम में आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि 4 स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर होते हैं, उन चारों का नाम याद रखना है। उसके बाद अगर सेम टू सेम यही ऑप्शन आ गया तो आपको वोलेटाइल के साथ ही जाना है, क्योंकि इसको बोर्ड एक बार करेक्ट मान चुका है। टाइप डेफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो टाइप डेफ इसलिए भी नहीं होगा, टाइप डेफ यहाँ के लिए सही है, यहाँ के लिए जो हमारा 4 स्टोरेज क्लास होता है, रजिस्टर, एक्सटर्न, स्टैटिक और ऑटो, ये 4 ही होते हैं, लेकिन बोर्ड क्यों माना है, वोलेटाइल को ही क्यों माना है, टाइप डेफ को उसने क्यों नहीं माना है, मतलब इसको आंसर क्यों नहीं माना है, टाइप डेफ को, ये भी आंसर है, वोलेटाइल भी आंसर है, तो इसलिए इसको इसलिए नहीं माना है कि ये जो स्टोरेज स्पेसिफायर नहीं है, लेकिन इसको न्यू टाइप ऑफ नेम क्रिएट करने के लिए यूज होता है, टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको नहीं माना है। तो आप ऑप्शन बी के साथ ही जाना, क्योंकि इसने बोर्ड ने इसी को आंसर माना है, राइट। नेक्स्ट, इन सी लैंग्वेज, अब 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा हमारा सही है। तो देखो सी लैंग्वेज में क्या होता है, पैरामीटर्स आर ऑलवेज पास्ड बाय वैल्यू, जो पैरामीटर होता है वो हमेशा वैल्यू के द्वारा पास किया जाता है। जैसे कोई फंक्शन है उसमें पैरामीटर को पास करना है, तो क्या हम सिर्फ वैल्यू को पास करते हैं, एक आ रहा है, हाँ ऐसा करते हैं। पैरामीटर्स आर ऑलवेज पास्ड बाय रेफरेंस, हमेशा रेफरेंस के थ्रू ही पास करते हैं, ऐसा नहीं है। नॉन पॉइंटर वेरिएबल्स आर पास्ड बाय वैल्यू, ओके, पॉइंटर्स आर पास्ड बाय रेफरेंस, यस, ए होता है, लेकिन ए होता है सी प्लस प्लस में, यहाँ सी लिखा है, सी में नहीं होता है, सी प्लस प्लस में होता है कि जो नॉन पॉइंटर वैल्यू है, नॉन पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, उनको एज ए वैल्यू अपन पास कर देते हैं, लेकिन अगर कोई पॉइंटर है
तो उसका एड्रेस अपन पास करते हैं, उसको एज अ रेफरेंस पास करते हैं। पैरामीटर्स आर ऑलवेज पास्ड बाय वैल्यू रिजल्ट, ऑलवेज वैल्यू के जो रिजल्ट होता है उससे, नहीं ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, पैरामीटर्स आर ऑलवेज पास्ड बाय वैल्यू। अगर ये सी प्लस प्लस होता, सी प्लस प्लस, तो आपका आंसर सी होता, क्योंकि सी प्लस प्लस में क्या होता है कि जो नॉन पॉइंटर होते हैं उनको वैल्यू के थ्रू पास करते हैं, और जो पॉइंटर होते हैं उनको रेफरेंस के थ्रू पास करते हैं। इसलिए सी लैंग्वेज है तो इसमें सब कुछ को वैल्यू के थ्रू ही पास करते हैं। अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो एक एग्जांपल यहाँ है कि जैसे मेन फंक्शन से पहले कॉल हो रहा है, तो इंट ए इक्वल टू 5 है, और एक फन फंक्शन है जिसमें ए के वैल्यू को अपन पास कर रहे हैं। और जैसे ही फन को कॉल किया तो फन यहाँ हमारा कॉल होगा, और कॉल होने के बाद यहाँ हमारा जो 5 है एक्स में एक कॉपी हो जाएगा, एक्स में हमारा 5 आ गया, राइट। एक्स में 5 आ गया, और फिर एक्स को अपन 100 इनिशियलाइज कर दिए हैं, एक्स को इनिशियलाइज कर दिए लेकिन रिटर्न नहीं किए हैं। रिटर्न कीजिएगा तब तो मेन फंक्शन को जाएगा, अपन सिर्फ इनिशियलाइज कर दिए हैं एक्स इक्वल टू 100। तो क्या होगा, ड्राई रन में ए का वैल्यू 5 है, फन पे कॉपी ऑफ 5 गोज टू एक्स, जो मैंने आपको यहाँ बताया है 5 जाएगा, एक्स इक्वल टू 100 बट ए इज नॉट टचड। एक्स का वैल्यू 100 हो गया लेकिन ए को टच ही नहीं किया गया, रिटर्न ही नहीं किया गया। आफ्टर फंक्शन ए इज स्टिल 5, फंक्शन रिटर्न करने के बाद भी ए हमारा 5 ही रहेगा। ये हमारा पास बाई क्या है, वैल्यू है। दूसरा केस समझो, ये पॉइंटर वाला है, एज इक्वल टू 5 है और इसके एड्रेस को अपन पास कर रहे हैं। देखो एड्रेस का मतलब क्या है, जैसे मानो कि कोई वैल्यू है, ये 5 इसका वैल्यू है, लेकिन इसका एड्रेस है सपोज कर लो XY, कि XY एड्रेस पे वैल्यू 5 स्टोर है। तो अपन 5 को पास नहीं कर रहे हैं, जो इसका एड्रेस है XY, अपन XY को पास कर दे रहे हैं कि जाओ XY। तो XY यहाँ आया, तो सपोज कर लो यहाँ XY आ गया, XY। अब क्या कर रहे हैं, उस एड्रेस पर, मतलब जो XY है इसका जो एड्रेस, उस एड्रेस को अपन 100 कर देना है। उसके मतलब जो एड्रेस पे जो एड्रेस है उसके वैल्यू को अपन चेंज कर दे रहे हैं, चेंज वैल्यू एट एड्रेस। उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको अपन चेंज कर रहे हैं। जब एड्रेस पे ही चेंज कर दिए तो चेंज क्या होगा, नहीं होगा। देखो तो इक्वल टू हमारा 5, और फन जो इसके एड्रेस को हम पास कर रहे हैं, कॉपी ऑफ एड्रेस ऑफ ए गोज इनटू पी, ठीक है। इनसाइड पी, इनसाइड फंक्शन पॉइंटर पी इज इक्वल टू 100 चेंजेस वैल्यू एडेड एड्रेस। तो देखो जैसे एक्स वाई पास प्रेजेंट किए हैं, अब एक्स वाई फिर बोल रहा है कि इसको हटा के 100 कर दो, तो उस एड्रेस पे उस वैल्यू को ही चेंज कर दिया है, तो ए क्या हो गया, हमारा 100 बन गया। लेकिन यहां आपको दिख रहा है कि सारी चीजें अपन रेफरेंस के थ्रू पास किए हैं। क्या लिखा है, लुक्स लाइक पास बाय रेफरेंस बट एक्चुअली एड्रेस वाज पास्ड बाय वैल्यू। लेकिन जो यहाँ एड्रेस है, एड्रेस जो यहाँ है एड्रेस, उसको तो अपन एज अ वैल्यू ही वहां सेंड कर रहे हैं ना। तो सी प्लस प्लस में ऐसा, सी में ऐसा कंसेप्ट है कि पास बाय रेफरेंस कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो पास बाय वैल्यू होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि सी प्लस प्लस रहेगा तो पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। सी में सिर्फ पास बाय वैल्यू ही काम करता है, पास बाय रेफरेंस का कोई चर्चा नहीं है। पास बाय रेफरेंस आपको ऐसा लगेगा कि सी प्लस प्लस में आपने ऐसे ही चीजों को पास किया था, लेकिन वैसा इंटरनली होता नहीं है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट मीन, स्कैनएफ %4s और एक स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है। तो आपको इतना पहले पता होना चाहिए कि अगर %s है, इसका मतलब क्या है कि रीड अ स्ट्रिंग, %f है, s है, तो जो स्ट्रिंग को रीड करेगा, इतना आपको पता है, ठीक है। और एक चीज और आपको पता है कि अगर परसेंटेज तब 4s होगा तो इसका क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू, इसका मतलब ये है रीड एट मोस्ट 4 कैरेक्टर। %4s का मतलब है कि मैक्सिमम 4 कैरेक्टर को रीड कर सकता है, एट मैक्स मतलब मैक्सिमम 4 कैरेक्टर को रीड कर सकता है। अब उस 4 कैरेक्टर में अगर स्पेस आ गया, चौथा कैरेक्टर स्पेस आ गया, या फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, स्पेस आ गया, इंटर आ गया, तो जैसे ही स्पेस और इंटर आएगा वैसे ही रुक जाएगा। मतलब सब मिला के 4 कैरेक्टर को वो रीड करेगा, उसमें स्पेस आए, इंटर आए, कुछ भी है, राइट। इट विल स्टॉप अर्लियर इफ स्पेस और इंटर्स कम। मतलब 4 कैरेक्टर है और दो कैरेक्टर के बाद स्पेस आ गया तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप कर जाएगा। तो क्या इसका मतलब है, रीड एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम कंसोल, नहीं, एग्जैक्टली नहीं, रीड मैक्सिमम 4 कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल, यही तो बोल रहा है। रीड एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम,
एटमोस्ट मतलब क्या, मैक्सिमम 4 कैरेक्टर को रीड कर सकता है कंसोल से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। रीड अ स्ट्रिंग इन मल्टीपल ऑफ 4, ऐसा कुछ नहीं है। नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, assume the following C variable declaration int star a 10, और देखो ये हमारा क्या है, एरे ऑफ पॉइंटर है, एरे ऑफ पॉइंटर्स, राइट। ये क्या है B10, ये हमारा एक 2 डायमेंशनल एरे है। तो बोल रहा है among the following expressions which will not give compile time error if used as left hand side of assignment statement in C program। तो बोल रहा है कि जो ऑप्शन हमारे पास है, अगर इसको एज अ लेफ्ट साइड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे, अगर लेफ्ट साइड में इसको यूज करेंगे, तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। तो देखो ए ऑफ यहाँ 10 है, तो उसमें ए ऑफ 2 में वैल्यू रख सकते हैं, हाँ ये तो सही मुझे दिख रहा है। ए ऑफ 2 3, देखो ये हमारा क्या है 10/10 का हमारा एक 2D मैट्रिक्स समझ लो, तो उसमें ए ऑफ 2 3 पर कोई स्पेस रहेगा, ऐसे अपने यूज कर सकते हैं, हाँ इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। बी ऑफ 1, देखो जो बी है, बी ध्यान समझो, जो बी है वो 10/10 का मैट्रिक्स है, तो खाली अगर बी अपन 1 लिखेंगे, बी ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जब एक 2D मैट्रिक्स है तो इसमें अपन रो और कॉलम दोनों देना पड़ेगा। जैसे B1 और 2 यहाँ लिख दिए, या फिर B1 और 4, कि मतलब उसका रोल नंबर 1 और कॉलम नंबर 4, यहाँ कोई वैल्यू होना चाहिए। डायरेक्ट B1 लिखते हैं तो क्या ऐसा कुछ संभव है कि डायरेक्ट B1 में अपन कुछ वैल्यू डाल रहे हैं तो क्या उसमें डाला सकता है, नहीं, क्योंकि B1 कोई नहीं है। B1 जो रो है इसमें बहुत सारे कॉलम है, 10 कॉलम है, तो उसका कौन से कॉलम एंटर करना है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट ऐसे अपन नहीं लिख सकते हैं। और 2 3 ऐसे तो लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर रो के कौन से कॉलम में है उसमें वैल्यू के असाइन अपन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सही है। तो कौन सही नहीं है, क्वेश्चन क्या बोला है, विच विल नॉट गिव, कौन कंपाइल एरर नहीं देगा, तो 1 नहीं देगा, 2 नहीं देगा, 4 नहीं देगा, 1 2 4 नहीं देगा, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन समझे हो क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि कौन सा कंपाइल एरर नहीं देगा, तो 3 नहीं देगा। बी, जो बी है ऑप्शन नंबर जो 3 है, बी ऑफ 1, ये कंपाइल एरर क्यों देगा, क्योंकि यार B1 कोई ऐसा रो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इसमें डायरेक्ट आप B1 पे कोई भी वैल्यू डालोगे तो कहां जाएगा वो, उसके अंदर 10 कॉलम है B1, फिर 10 कॉलम है 0 से लेकर 9 तक, तो किस में वैल्यू स्टोर करना है, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारा कंपाइल टाइम एरर दे देगा, बाकी तीनों कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। हमारे पास ए मेन फंक्शन है इंडेक्स, मैं जल्दी लिख के यहाँ बताता हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं काफी आसान होते हैं। इंडेक्स का वैल्यू यहाँ 1 है, और कंडीशन क्या है, इंडेक्स का 1, इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 5, 1 जो है लेस देन 5 है, हाँ लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या करो इंडेक्स को प्रिंट करो, तो इंडेक्स का वैल्यू 1 है तो 1 को यहाँ प्रिंट कर दो। इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 3, क्या जो इंडेक्स का वैल्यू 3 है, नहीं 3 नहीं है, तो फिर से इंडेक्स प्लस प्लस करो और इंडेक्स का वैल्यू बढ़ कितना हो जाएगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ तो फिर से इंडेक्स को प्रिंट कर दो, 2 प्रिंट हो जाएगा। क्या 2 इक्वल टू 3 है, नहीं, तो फिर से इसको वैल्यू बढ़ा दो 3। अब देखो 3 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ तो 3 को प्रिंट कर दो। अब बताओ इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 3 है, हाँ 3 है, तो कंटिन्यू कर दो, तो कंटिन्यू कर दो, फिर हमारा इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ तो यहाँ 4 को प्रिंट कर दो, फिर 5 जाओगे तो 5 को प्रिंट कर दोगे, और बढ़ जाएगा अब 6, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग को अब ये बोलेंगे सर ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसका क्या काम है। देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जब आता है और कंडीशन फुलफिल करता है तो एक इटरेशन को उस लूप क्या करता है, स्किप कर देता है। अगर जो प्रिंटअप यहाँ स्टेटमेंट है, प्रिंटअप अगर इंडेक्स i इक्वल टू 3 रहता, कंटिन्यू रहता, और उसके नीचे हमारा यहाँ प्रिंटअप रहता, प्रिंट, तो क्या करता, अगर इंडेक्स का वैल्यू 3 हो जाता है तब कंटिन्यू करना है, तो क्या होता है कि इस इटरेशन में जो 3 को अपन प्रिंट करने वाले थे वो 3 प्रिंट नहीं होगा, नेक्स्ट इटरेशन में जब 4 आएगा तो 4 प्रिंट होता है। तो उस केस में हमारा आंसर होता है 1 2 4 5, जो 3 होता है इसको स्किप कर देता, क्योंकि अगर नीचे प्रिंट स्टेटमेंट रहता तब। लेकिन यहाँ जो कंटिन्यू है वो नीचे है और प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर है, एक कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बहुत सारे लोग
लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे और आंसर ए मार देंगे, उसको गलत कर देंगे। लेकिन आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 8 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बी नंबर, राइट। नेक्स्ट। और देखो यार, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सच में सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप मेरे सीरियसली वीडियो को देख रहे हैं और चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं आपको काफी बेहतर एक ई बुक रिकमेंड करूंगा जिसमें अभी तक के कंप्यूटर साइंस के 9000 प्लस क्वेश्चन हैं, जो इंडिया में बहुत सारे जो कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स होते रहते हैं उन सबके क्वेश्चंस को कंपाइल करके टॉपिक वाइज रखा गया है, ताकि आप काफी आसानी से चीजों को ना केवल रिवाइज कर सकें बल्कि वहां के कंसेप्ट्स को भी पढ़ सकें, एमसीक्यू को पढ़ सकें और इतना अच्छा से पढ़ सकें कि आपको मजा आ जाए। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। आपको एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे जाके मात्र 99 रुपए में आप इस ई बुक को प्लस जो यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर में जो 13 सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं उनका हैंड रिटन नोट्स भी आप ले सकते हैं। उसका सैंपल आप यहाँ देख सकते हैं, इस टाइप के आपको नोट्स मिल जाएंगे और सब सिर्फ 99 रुपए में दोनों। अब आपको ई बुक और नोट्स सिर्फ 99 रुपए मिल रहा है, 165 ऐसा कुछ नहीं है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डायरेक्ट पेमेंट करके ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको हर एक पेज पे दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें हाई कंप्यूटर ई बुक लिख के मैसेज कर सकते हैं, वहां पेमेंट करके आप वहां भी ले सकते हैं और आप प्रिपरेशन में अपने जान डाल सकते हैं, क्योंकि जान डालना बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन सी। ये हमारे पास एक डिक्लेयर किया गया है इंट पॉइंटर p और एक 5। तो इसका मतलब क्या है, इट विल रिजल्ट इन कंपाइल टाइम एरर बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी पैरेंथेसिस दैट इज इंट स्टार p और 5 इज वैलिड। ये तो मुझे ही समझ में नहीं आया क्या कह रहा है, तो आंसर नहीं है, गलत। p इज ए पॉइंटर टू 5 इंटीजर, इंटीजर आता तो सिर्फ ऐसे 5 रहता, लेकिन जैसे ही ऐसे कर दिया है तो ये हमारा एरे का फॉर्म ले लिया है, राइट। तो ये तो आंसर होगा ना। p इज ए पॉइंटर टू इंटीजर एरे, अगर ऑप्शन में सिर्फ ए रहता तो ये सही हो सकता था, इंटीजर एरे का है हाँ, लेकिन इंटीजर एरे कितना है 5 है, तो इसका सही नहीं दिया है, तो ये भी गलत। p इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर, p इज ए पॉइंटर टू एन एरे, यस टू 5 इंटीजर, देखो यहाँ 5 मेंशन कर दिया है, तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां समझो पहले एक बार, द पैरेंथेसिस अराउंड स्टार पी आर क्रूशियल, ये बहुत जरूरी है, क्यों, दे चेंज द बाइंडिंग ऑर्डर, कैसे, विदाउट पैरेंथेसिस इंट पी, इंट स्टार पी ऑफ 5, इट वुड मीन p इज एन एरे ऑफ 5 पॉइंटर टू इंट। अगर पैरेंथेसिस नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा एरे ऑफ 5 पॉइंटर्स, लेकिन अगर पैरेंथेसिस है तो स्टार p इज इवेल्युएटेड फर्स्ट मेकिंग p a pointer to an array, right, array of 5 pointers नहीं, pointer to an array of 5 integers, right। Next, in the relation r सेट दिया गया है 1 2 2 3, the minimum number of ordered pairs that must be added to the set so that the enlarged relation is reflexive, symmetric and transitive is। बोल रहा है कि हमारे पास दो सेट दिया गया है 1 2 और 2 3, बोल रहा है इसमें कम से कम कितने और भी ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करना पड़ेगा इसमें, इस सेट में, कि जो हमारे सारे जो इनलार्ज रिलेशन बनेगा, जो टेबल बनेगा वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, ठीक है। और मैंने एक बहुत बड़े चैनल का वीडियो देखा, एसएससी अड्डा, अड्डा 24/7 है शायद, ऐसा कुछ, हाँ टीचिंग अड्डा 24/7 ऐसा कुछ है। उस पर जितने भी क्वेश्चंस उन लोगों ने कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने गलत बताया है, या फिर अप्रोच बहुत गलत बताया, उनको पता ही नहीं है कैसे पढ़ाना है और गलत सलत कुछ भी पढ़ा दिए, राइट। तो देखो मैं समझाता हूं, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ सो वी मस्ट इंक्लूड, जैसे हमारे पास वहां दिया है, सपोज कर लो 1 2 2 3 का सेट दिया गया है, 1 2 2 3 का सेट दिया गया, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब जो भी नंबर है वो अपने आप से रिलेटेड हो,
मतलब वो नंबर 2 बार आए। जैसे 1 है तो 1 2 बार आए, 2 है तो 2 2 बार आए, और 3 है तो 3 2 बार आए। यहाँ 1 एक बार है, यहाँ 2 एक बार है, यहाँ भी 2 एक बार है, 3 एक बार है। तो एक बार 1 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर एक बार 2 2 को, और एक बार 3 3 को, तो हमारा ए रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। राइट। नेक्स्ट, ए रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान। मतलब अगर एक इस सेट में है और एक दूसरे सेट में नहीं है तो उसमें भी एक को ऐड कर दो। इसमें 2 है और उसमें 2 नहीं है तो उसमें भी 2 को ऐड कर दो, तब हमारा सिमेट्रिक बन जाएगा। राइट। ए रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ फॉर एवरी ए बी द पेयर बी इज ऑल्सो प्रेजेंट। राइट। अगर 1 2 है तो उसमें 2 1 को ऐड कर दो, सिमेट्रिक बन जाएगा। 2 3 है तो 3 2 को ऐड कर दो, सिमेट्रिक बन जाएगा। मतलब 1 1 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा। सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 पेयर ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ए रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ व्हेनेवर ए बी एंड बी सी आर इन द रिलेशन देन ए सी मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड। अब बहुत सारे लोगों को इसका मतलब ही समझ में नहीं आया। समझो, एक रिलेशन को ट्रांजिटिव हम कब बोलते हैं? जब कभी ए बी हो और बी सी हो। तो देखो, बी हमारा कितना बार आ गया? 2 बार आ गया, लेकिन ए अकेले आया है, सी अकेले आया है, तो ए सी को इंक्लूड करना पड़ेगा। ए सी को इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ पाए? ध्यान समझो। अगर ए बी है, बी सी है, तो बी तो 2 बार आ गया है, ए 2 बार नहीं आया है, सी 2 बार नहीं आया है, तो एक बार ए और सी को इंक्लूड कर दो, आ जाएगा। तो ए 1 2 है, 2 3 है, तो देखो 2 2 बार आया है तो 1 2 को इंक्लूड कर दो। 3 3 2 2 1, तो 2 बार 2 बार आया है, 3 1 को एक बार इंक्लूड कर दो, मतलब 2 इधर से इंक्लूड करना पड़ेगा, 2 यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा, और 3 यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 3 2 5 और 2 7, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर 7 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 7 हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। राइट। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। हालांकि ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन अपन कंप्यूटर साइंस को कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस में जो भी क्वेश्चन आया है जीके जीएस को छोड़ के, मैं उसको आपको कराऊंगा काफी बेहतर तरीका से। तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है 0 1। लेकिन मैं आपको इसका कुछ थ्योरी बता देता हूँ। जब आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां सीखने को मिलेंगी, आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, यू आर गिवन एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास फंक्शन दिया गया। राइट। दिस इज ए रेशनल फंक्शन वेयर द नंबरेटर इज एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, जो हमारा एक्स स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। द डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे का है, नीचे का, नंबरेटर मतलब ऊपर का, इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। दोनों हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब जो होल इक्वेशन है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है भाई, समझ गए? तो अगर अपन वैल्यू x का 0 लेते हैं और 0 को लेकर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं, इन्फिनिटी मतलब अपने अपने को रेंज देखना है कि कहां से कहां तक आ सकता है। राइट। तो एक वैल्यू अपन 0 ले रहे हैं और एक सबसे लास्ट का वैल्यू ले रहे हैं, सारा का सारा पॉजिटिव है, जो इक्वेशन ही पॉजिटिव है, तो आप 0 से लेके पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटिव ले रहे हैं, आप माइनस इन्फिनिटिव नहीं ले रहे हैं। राइट। तो दोनों का अपन रेंज चेक कर रहे हैं, तो इसमें जब आप डालोगे तो इसका अप्रॉक्स 1 आएगा। देखो यहाँ टेंस टू है, यहाँ एरो 1 है, मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं है, अप्रॉक्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स इसका अप्रॉक्स मतलब 1 की तरफ जाते हुए आएगा, 1 आएगा नहीं, 1 की तरफ जाते हुए आएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बट इट नेवर्स इक्वल्स 1, बिकॉज अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो 1 कभी नहीं आ सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो द फंक्शन अप्रोचेज 1 बट नेवर रीचेज इट। अगर आप इन्फिनिटी लेकर आप सॉल्व कर रहे हैं तो टेंस टू 1 होगा, प्रतीत होगा कि हाँ 1 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, 1 होगा कभी भी नहीं, 1 कभी भी नहीं होगा। राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा आपका 0 और 1 अपन मान लेंगे, 0 1 मान लेंगे। राइट, क्योंकि 1 की तरफ जा रहा है और ऑप्शन में 0 1 ही दिया गया है, तो इसको अपन मान लेंगे, और बोर्ड ने भी इसी को आंसर माना है। राइट। नेक्स्ट, A and B are two 8-bit numbers such that A plus B less than equal to 2 to the power 8. The numbers of possible combination of A and B is. अब इस क्वेश्चन को करना किसी जंग से कम नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चन ही आपको इसमें इजी दिख रहा होगा।
क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। राइट, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, चीजें को अच्छे से समझना है, और वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, और अच्छे से देखना है। और इन क्वेश्चंस को मैं तो बोलूंगा याद ही कर लेना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस पैटर्न पर तो तुरंत बनना चाहिए। राइट, तो देखो क्या इसका मतलब है। व्हाट इज 8 बिट नंबर? 8 बिट नंबर क्या है? इसका मतलब है इट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 255, टोटल 256 वैल्यू। 8 बिट मतलब क्या है कि 0 से 255 तक कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। मतलब जो ए है वो 0 से 255 तक कोई भी वैल्यू रख सकता है, और वैसे ही बी 0 से 255 तक कोई भी वैल्यू रख सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? तो अगर मान लेते हैं कि जो ए है वो 256 वैल्यू को रख रहा है। 256 कैसे? 0 से 255 मतलब 0 भी इंक्लूड करेंगे तो 256। तो अगर मान लेते हैं कोई भी पेयर को अपन नहीं हटाना है, सारे का सारा पेयर रहेगा। अगर नहीं हटाना है तो क्या मतलब कि ए का भी 256 बन रहा है और बी का भी 256, तो गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा कि इतना हमारे पास पेयर बन रहे हैं। लेकिन हमें कंडीशन अप्लाई करना है कि ए प्लस बी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 256 होना चाहिए। तब क्या होगा? दिस मीन्स ए एंड बी शुड लाई बिलो और ऑन द लाइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 256। इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल ऑफ वैलिड पेयर। लेकिन हमें कंडीशन अप्लाई करना है कि हमें कंडीशन अप्लाई करना है कि वही हमें पेयर चाहिए जो a प्लस बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 256 से। मतलब जो ग्रेटर देन होना चाहिए उसको अपन रिमूव करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वैसे पेयर्स जो a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 256 हो, 256 हो। यानी जो 256 से ज्यादा होंगे उस पेयर को अपने को रिमूव करना पड़ेगा, तभी लेस देन इक्वल टू वाला आएगा। तो अगर सम अपन करते हैं जीरो जीरो को तो 1 वे में कर सकते हैं। अगर सम 1 को करते हैं तो 0 1 1 0 दो कॉम्बिनेशन बनेगा 2 वे में। अगर 2 को करेंगे तो 3 वे में। ऐसे 256 करेंगे तो 257 वे में अपन कर सकते हैं। तो 257 वे में अपन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 257 तक सारा सम निकालेंगे, और सारा सम निकालेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 33,156। और 33,156 का अप्रॉक्स वैल्यू आपका आ जाएगा 2 टू द पावर 2 टू द पावर 16, क्योंकि एग्जाम में यही आंसर को माना गया है। इससे थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा, थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा। मतलब 32,000 कुछ होता है 2 टू पावर 16, तो उसी के अप्रॉक्स वैल्यू है। तो आंसर एग्जाम ने मतलब बोर्ड ने इसी को माना है, इसलिए आपको भी इसको आंसर लेके चलना पड़ेगा। आपको ये चीजें काफी ज्यादा समझना जरूरी है कि चीजें कैसे बनेंगी। राइट, अगर मैं पीछे जाने की कोशिश करूं तो इस स्लाइड में मैं पीछे जा नहीं पा रहा हूं, नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्या समझना है कि 8 बिट का नंबर ए है कि जो 0 से लेके 255 तक के रेंज में आता है। अगर ए का वैल्यू 0 से लेके 255 तक सारे वैल्यू अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, बी का भी 0 से 255 तक सारे वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब जो पूरा पेयर बनेगा कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो दोनों 256 ले सकते हैं। तो 256 गुणे 256 कर देंगे तो इतना वैल्यू बन जाएगा। लेकिन अपने को वही वैल्यू चाहिए जो ए प्लस बी लेस देन 256 हो, तो मतलब जो ग्रेटर है उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो 65,536 में से जो ग्रेटर है उसको रिमूव करेंगे तो 33,153 आ जाएगा, और यही हमारा दो टू द पावर 2 टू द पावर 16 के बराबर अप्रॉक्स होगा। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉटोलॉजी? इस क्वेश्चन को तो काफी लोग करेंगे नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा। टॉटोलॉजी क्या है? देखो ध्यान समझो, ध्यान समझना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है, एक मिनट, ये जो सिंबल दिया गया है इसका कुछ मतलब है। ये जो सिंबल है ए, इसका मतलब है क्या? और मतलब जो ए है और बी इसका इंप्लाइज, और बी और ए जो सिंबल है इसका मतलब है एंड, बी एंड सी। समझ गया? तो इस एक्सप्रेशन को आपको अलग अलग वैल्यू लेके सॉल्व करना है। और टॉटोलॉजी मतलब ये होता है कि बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, जो कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए। ट्रू कि अगर ए और बी इंप्लाइज बी एंड सी है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वही वैल्यू राइट हैंड साइड में आना चाहिए। कोई भी वैल्यू हम ले, अगर ए इक्वल टू 0 ले रहे हैं, बी इक्वल टू 1 ले रहे हैं, और इधर भी बी इक्वल टू 1 ले रहे हैं और सी इक्वल टू 0 ले रहे हैं,
मतलब जो वैल्यू इधर ले रहे हैं वही वैल्यू अगर इधर ले रहे हैं, तो दोनों ऑपरेशन जब अपन कर रहे हैं तो एलएचएस आरएचएस के बराबर होना चाहिए, एकदम ट्रू होना चाहिए। टोटोलॉजी मतलब ट्रू होना चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ, इसका मतलब क्या होगा, इफ ए एंड बी आर बोथ ट्रू, अगर ए और बी दोनों ट्रू है, मतलब दोनों का वैल्यू मान लो 1 है, देन एटलीस्ट वन ऑफ बी और सी इज ट्रू, तो बी और सी में कोई एक, एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, राइट। तो अपन चलिए समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पर समझ ले रहे हैं कि इसका कंडीशन क्या मतलब है, इसका मतलब है एंड, इसका मतलब है और, इतना अपने को समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो, तो अपन क्या कर रहे हैं, ए बी सी, हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो 0 1, अगर 3 वेरिएबल है 0 1 0 या फिर इसके पूरे कॉम्बिनेशन अपन निकालते हैं तो 8 सेट बनेगा, राइट। 8 सेट बनेगा और 8 सेट में सारे कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वही टोटोलॉजी है, राइट। तो अगर ए बी सी तीनों को 0 ले रहे हैं, या फिर ए बी को 0 ले रहे हैं, सी को 1 ले रहे हैं, ऐसे ही जितना भी इसका 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, सारे वैल्यू को अपन फेर बदल कर रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं इसका जो वैल्यू है ए हमारा ट्रू नहीं हो रहा है। ट्रू कैसे नहीं हो रहा, अपने यहां देख लेते हैं। देखो, ए और वी बी, ए और सिंबल बी, इस सिंबल का मतलब क्या है, और है, मतलब ए और बी टेंड्स टू बी, इसका मतलब हो जाएगा एंड, और यहाँ सी। तो देखो कि इसमें वैल्यू नहीं है, आप देख रहे हैं इसका ए का वैल्यू अपन 0 ले रहे हैं, बी का 1, तो ए का यहाँ अगर 0 ले रहे हैं, बी का 1 ले रहे हैं, तो बी का यहाँ 1 लेंगे, और सी का कितना ले रहे हैं, ए का 0, बी का 1, सी का 0, सी का यहाँ 0 ले रहे हैं, तो सी का अगर 0 ले रहे हैं, तो देखो 0 और 1 अगर और है तो इसका आंसर 1 होगा, 1 और 0, 1 और 0 इसका आंसर क्या होगा, एंड है, तो इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। देखो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, लेकिन बी और सी में कोई एक 1 होना चाहिए, 1, तो 1 नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही आपको हर एक केस को देखना है सॉल्व करके, राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4 जो ऑप्शन है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये टोटोलॉजी तो नहीं है। दूसरे में आप देखेंगे जो ऑप्शन बी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास एक क्राइटेरिया दिया गया है, इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग वैल्यू को लेके, जो 8 इसका कॉम्बिनेशन बनेगा सबको लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं सब में किसी ना किसी में एटलीस्ट एक बार 1 आ ही रहा है, राइट। तो इसका रिजल्ट सबका 1 आ रहा है, तो इसमें इसको अपन टोटोलॉजी, ये हमारा क्या है, टोटोलॉजी है, मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। आप इसको सॉल्व करके देखना। मैं आपको बताता हूँ सी, ऑप्शन सी में क्या है, इसमें भी दो जो हमारा ऑप्शन है, मतलब दो जो हमारा वैल्यू है, जो पेयर्स को अपन एनालाइज कर रहे हैं, उसमें दो में हमारा इसमें भी गलती आ रहा है, तो भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है, जो ऑप्शन बी है, ये हमारा प्योर टोटोलॉजी है। आप अलग अलग वैल्यू को ट्राई कर सकते हैं, हमने सारे वैल्यू के यहाँ ऑप्शन लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। और कौन से सिंबल का मतलब और है, किसका मतलब एंड है, मैंने उसको भी काफी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। तो आप पेपर और पेन उठाओ, ट्राई रन करो एक एक ऑप्शन को, और फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉम अ कंप्लीट ग्राफ, from a complete graph by removing maximum how many edges we can construct a spanning tree। स्पैनिंग ट्री क्या होता है और ग्राफ क्या होता है, तो ये आप चीजें काफी आसानी से चीजें आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा, राइट। स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि कम से कम कितने एजेस रखें किसी भी ग्राफ में। स्पैनिंग ट्री मतलब n-1 अपन एज उसमें रखते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा पास क्या है, मैं पहले एक रेड मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास है कंप्लीट ग्राफ, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर k इक्वल टू 4 है, मतलब इसमें 4 वर्टेक्स, 1 2 3 4, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एज हो जाएंगे, n इंटू n-1/2, यानी n का वैल्यू इसमें 4 है, तो 4 गुने 3/2, 2 2 4 यानी 6, यानी जो हमारा ग्राफ है उसके लिए n इंटू n-1/2 फॉर्मूला काम करता है। लेकिन यहाँ देखो स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री में कम से कम अपन एज रखें, एक एज ए, एक एज ए, एक एज ए, मतलब इसमें 3 एज है, तो इसमें हमारा एज कितना हो जाएगा, n-1, इसमें n-1 हो जाएगा। और जो ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ, इसमें हो जाएगा कितना, n इंटू n-1, मतलब यहाँ 6 है, 6। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, एक कंप्लीट ग्राफ कनेक्ट्स एवरी वर्टेक्स
विथ एवरी अदर वर्टेक्स। ठीक है, अगर 4 वर्टेक्स है सारे मिला के तो नंबर ऑफ एजेस कितना हो जाएंगे, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, मतलब 6। इतना मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, अगर स्पैनिंग ट्री किसी ग्राफ का अपन बना रहे हैं जिसमें n वर्टिक्स है तो उसका एज n माइनस वन हो जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया है, n माइनस वन। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक मिनट मैं पहले यहाँ लेता हूँ एक इरेजर। और हाँ, तो अब क्या होगा, टोटल एजेज इन कंप्लीट ग्राफ, मतलब अगर ई से डिनोट कर रहे हैं एजेज को तो n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन, ये बराबर हमारा ई है। ठीक है, ई से डिनोट कर रहे हैं, मतलब ई का वैल्यू हमारा इतना है। और एजेज स्पैनिंग ट्री अपन मान रहे हैं n माइनस वन, n माइनस वन। तो मैक्सिमम कितना एज रिमूव करना पड़ेगा, जो टोटल एज हमारा ई है उसमें से जो स्पैनिंग ट्री का है n माइनस वन, उसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब ई माइनस एन माइनस वन। तो ई माइनस एन और प्लस वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना अपने को रिमूव करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई माइनस एन प्लस वन, ई माइनस एन प्लस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, द आउटपुट एफ ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय। ये जो क्वेश्चन है वो आसान नहीं है, ध्यान समझो। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन आसान नहीं बोलेंगे, इस क्वेश्चन को करना किसी जंग से कम नहीं है, और बच्चे इस क्वेश्चन को देखते मात्र ही छोड़ देते हैं। देखो हमारे पास क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो हमारा रहता है इसको बोलते हैं और, इसको बोलते हैं और गेट, लेकिन यहाँ एक लगा हुआ ए, तो इसको बोलते हैं क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सॉर, मतलब एक्सक्लूसिव और एक्स और का एक खासियत है कि अगर सेम वैल्यू होगा, सेम वैल्यू, तो ये जीरो आउटपुट देगा, अगर डिफरेंट वैल्यू होगा, डिफरेंट, तो ये वन आउटपुट देगा। तो देखो यहाँ एक्स है, और देखो एक मिनट, ये जीरो और वन वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, अगर जीरो को एक्सेप्ट कर रहा है और वन को, तो यहाँ देखो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, मतलब इस गेट पे इधर से जा रहा है एक्स। एक मिनट, मैं कौन सा मान कर लो, ये चलेगा, हाँ इधर से एक्स जा रहा है और इधर से तुम्हारा जा रहा है, इधर से भी एक्स ही जा रहा है, तो दोनों सेम वैल्यू हो गया। और दोनों सेम वैल्यू है तो क्या करता है, सेम वैल्यू पे अपन को जीरो देता है, सेम वैल्यू पे क्या देता है, जीरो। तो यहाँ आ जाएगा इसका आउटपुट जीरो आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा जीरो। अब इधर से आउटपुट इसका जीरो आ गया, जीरो, और इधर से अभी भी एक्स है, इधर से एक्स है। देखो यहाँ जीरो है और यहाँ एक्स है, तो एक्स का मतलब क्या है, वन है। जब वैल्यू जीरो और वन पे ही काम करता है, और यहाँ ऑप्शन में एक्स दिया है, तो यहाँ जीरो, तो यहाँ मतलब क्या है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, या फिर एक्स मानो, यहाँ वन मान लो, या फिर एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो एक्स का, इसका आंसर वन होगा, वन, इसका वन आएगा, वन आएगा। लेकिन इसमें तो एक्स माना है, एक्स, क्योंकि दोनों का डिफरेंट वैल्यू है, और डिफरेंट वैल्यू का आंसर होता है वन। दोनों में डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन डिफरेंट वैल्यू का आंसर होता है वन, लेकिन यहाँ वन की जगह पे एक्स दिया है, तो यहाँ आ जाएगा इसका एक्स, और यहाँ एक्स आ जाएगा, और यहाँ जो आ रहा है वो तो परमानेंट एक्स आ ही रहा है। तो दोनों का यहाँ सेम वैल्यू हो गया, सेम वैल्यू हो गया, तो इसका आउटपुट क्या होगा, जब सेम का वैल्यू का आउटपुट क्या होता है, जीरो, तो इसका आउटपुट जाएगा जीरो। और इसके बाद क्या कोई आंसर है, मतलब कोई और भी सॉल्व करना है, नहीं, तो जीरो आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका जीरो आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट। और मैं आपको फिर से एक बार फिर से रिमाइंड करूंगा कि अगर आप अच्छे से सच में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, जो डेफिनेटली आपका हेल्प करने वाला है, जिसमें 9000 प्लस प्रीवियस ईयर 8 क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के। तो अगर आपको इन सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आया है, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, तो आप प्लीज अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी डाउट है तो आप आराम से कमेंट में करो, और आप इस नोट्स को ई बुक के साथ ले सकते हैं, अभी ऑफर प्राइस में सिर्फ 99 रुपये में। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पेमेंट करके वहीं से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप के थ्रू लें, तो आप हर एक पेज पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 620151 87 461। आप आराम से इस पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप पे पेमेंट करके भी दोनों चीज़ों को ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। और मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराऊंगा, अभी यूपी एलटी ग्रेड का करा रहा हूँ, फिर एनबीएस का, केबीएस का, DSSB का, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स हैं, जो मेन एग्जाम्स हैं, आप उनको उसके क्वेश्चन को करके चल जाएंगे। तो आई डोंट थिंक इससे बाहर भी कुछ क्वेश्चन आने वाला है।
और वो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और ई बुक को आप चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।